चलें, जितने लोग आ गए हैं वही लोग सुन लें जो मैं यहाँ पे बोरिंग किस्म की बातें कर रहा हूँ। टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो होती है वो आपको बताती है कि किस दौर में आपके पैसे की कितनी वर्थ है। तो जो मैंने एग्जांपल आपको दी कि अगर आप 100 रुपये आपकी पॉकेट में हैं अभी और 100 रुपये की आप कोई एक चीज़ खरीद सकते हो सपोज आज, तो 5 साल बाद आप उस 100 रुपये का क्या खरीद सकोगे, या 5 साल पहले आप उस 100 रुपये से क्या खरीद सकते थे। तो इसकी जो सबसे कॉमन एग्जांपल है वो ये जो कैन चीज़ें टिन होता है, जैसे पेप्सी का टिन है, तो आज के तारीख में 2020 में सितंबर 2020 में वो टिन जो है वो 20 कितने 70 रुपये का है। 70 रुपये का टिन है कि 80 रुपये का टिन है। तो आप 140 रुपये है सपोज आपके पास, तो आप आज 2020 में 2 टिन खरीद सकते हो 140 रुपये के। लेकिन अगर हम वापस जाएं टाइम में और 2012 सपोज आ गया है, 2015 आ गया है, तो 2015 में वही टिन 50 रुपये का था, तो आप 140 रुपये में रफली 3 टिन खरीद सकते हो। लेकिन अगर हम टाइम में आगे जाएं 2020 के बाद 25 में चले जाएं, तो मे बी आप 140 रुपये में या 150 रुपये में सिर्फ 1 टिन खरीद सकते हो। तो आपके पास जो पैसा है उसकी जो वर्थ है वो आज जो है कल उसकी वर्थ कम हो जाएगी और पास में उसकी वर्थ ज़्यादा थी। तो अगर आपने आज किसी जगह पे इन्वेस्ट किए हैं पैसे और उसके बाद आप क्या करते हो 5 साल के बाद आपको उस 10,000 रुपये के पीछे 2,000 रुपये मिलने हैं कि 3,000 रुपये मिलने हैं, तो आपने ये भी देखना है कि आपके जो पैसे की वर्थ थी, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जो टाइम के साथ उसकी वैल्यू गिरती जा रही है, उस हिसाब से आपके पैसे पूरे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। तो बजाय इसके कि मैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी को हम लोग सिंपली इंटरेस्ट रेट से भी लिंक कर देते हैं, तो वही बात है कि बजाय इसके कि मैं अपने पैसे किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करूं और 5 साल के बाद मुझे 20% सपोज प्रॉफिट आ रहा है, तो मैं इंटरेस्ट रेट चेक करके क्यों ना पैसे किसी बैंक में इन्वेस्ट कर दूं जहाँ पे मुझे 5 साल के बाद 30% प्रॉफिट मिल रहा है। तो मुझे प्रॉफिट भी ज़्यादा मिलेगा और मेरे बाकी जो नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, रिस्क वगैरह और क्वालिटी वगैरह जो भी चीज़ें हैं, मैं उनसे भी छुटकारा पा लूँगा और मैं आराम से अपने पैसों में ज़्यादा प्रॉफिट कमा लूँगा। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो होती है वो वक्त के साथ साथ जो पैसे की डेप्रिसिएशन होती है, जो पैसे की वैल्यू गिरती रहती है, वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को डिफाइन करता है। इसमें इन्फ्लेशन भी आ जाता है कि चीज़ों की कीमत बढ़ रही है, तो पाकिस्तान में इन्फ्लेशन रेट काफ़ी हाई है, उसी वजह से इंटरेस्ट रेट भी काफ़ी हाई है। लेकिन जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, यूएस और यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे इन्फ्लेशन बहुत लो है, इसी वजह से वहाँ पे इंटरेस्ट रेट भी लो है, वहाँ पे टाइम वैल्यू ऑफ मनी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो वहाँ पे अगर आप $1 की चीज़ आज जो खरीद रहे हो जितनी मिल रही है, 5 साल पहले भी रफली उतनी ही मिलती थी, थोड़ी बहुत का फ़र्क हुआ होगा, ज़्यादा नहीं फ़र्क हुआ होगा। लेकिन पाकिस्तान में 5-7 साल में काफ़ी कुछ चेंज हो जाता है। हाँ भाई, किसी का क्वेश्चन है कोई? नो सर। सर ये लास्ट जो आपने बताया इसमें अल्टरनेटिव का एक दफा दोबारा कंसेप्ट क्लियर कर दें। अल्टरनेटिव जो है वो डिसीजन से लिंक होते हैं। मैंने आपको बताया था कि डिसीजन आप लेते ही तब हो जब आपके पास अल्टरनेटिव्स होते हैं। अगर आपके पास एक ही ऑप्शन है कोई भी काम करने की, तो उसमें डिसीजन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, फिर आपने वही काम करना है। तो जब आपके पास अल्टरनेटिव्स आ जाते हैं कि आपके पास 3 या 4 या 5 ऑप्शंस आ गए हैं, अल्टरनेटिव्स आ गए हैं, मुतबादिल आ गए हैं, तो फिर आप चूज करते हो कि इन पांचों चारों में से कोई सी एक चीज़ आपने सेलेक्ट करनी है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, कोई भी अल्टरनेटिव की इकोनॉमिक वर्थ देखते हैं कि उस अल्टरनेटिव के बाद या उस ऑप्शन के बाद जो हम चूज कर रहे हैं उसके एंड पे हमारी इकोनॉमिक वर्थ कितनी बनेगी। इसकी एग्जांपल मैंने आपको बिल्डिंग से दी है कि आप 5 मंजिला बिल्डिंग बनाते हो तो वो पैसे भी कम लगते हैं, कैश फ्लो भी कम है, टाइम भी कम लगेगा। लेकिन उस अल्टरनेटिव को चूज करने के बाद हमारी इकोनॉमिक वर्थ जो है वो कम बनेगी। लेकिन अगर हम 10 मंजिला बिल्डिंग वाली ऑप्शन को चूज करते हैं तो उसमें पैसे भी ज़्यादा लगेंगे, टाइम भी ज़्यादा लगेगा, लेकिन उसके बाद हमारी इकोनॉमिक वर्थ जो है वो ज़्यादा बनेगी ऑब्वियसली, क्योंकि 10 मंजिला बिल्डिंग की इकोनॉमिक वर्थ ज़्यादा होती है, 5 मंजिला बिल्डिंग की कम होती है। सर जी ये तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से होगा ना? हाँ, मतलब ये मैंने आपको वैसे ही एग्जांपल दिया, लेकिन पर्पस जो होता है ना हमारा वो पहले डिफाइन हो जाता है कि अल्टीमेट गोल आपका क्या है। अल्टीमेट गोल आपका जो है आपने उसके हिसाब से ही अल्टरनेटिव चूज करने हैं। ठीक है। और सर जी ये इंटरेस्ट रेट के हिसाब से मतलब कि पाकिस्तान में बेनिफिट है हमें, है ना? पाकिस्तान में इंटरेस्ट से ज़्यादा है क्योंकि पाकिस्तान में जो वैल्यू ऑफ मनी है वो कम है, टाइम के साथ साथ वैल्यू ऑफ मनी गिरती जा रही है, जाती है और जा रही है कि गिरती जाती है। मतलब कि जो स्टॉक वगैरह होते हैं इस हिसाब से, है ना? स्टॉक और स्टॉक रख चीज होती लेते है, हैं। स्टॉक्स जो है वो और चीज होती है, वो
कंपनी के शेयर्स वगैरह होते हैं उसमें ये इतना डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता। लेकिन इंटरेस्ट रेट मैंने आपको बताया कि जब भी आपकी प्रोजेक्ट की कैलकुलेशन करते हो एंड पे आप प्रॉफिट निकालते हो ना कि हमें 5 साल के बाद या 4 साल के बाद इतना प्रॉफिट मिलेगा, तो फिर आप उसमें देखते हो कि इंटरेस्ट रेट के हिसाब से कितना प्रॉफिट बनता है। दोनों को आप पैरेलल में चलाते हो। तो जैसे आपकी इंजीनियरिंग है, सपोज इंजीनियरिंग में आपके वालिद ने आपके सपोज 10 लाख रुपए लगा दिए। 10 लाख रुपए लगाने के बाद उन्होंने कैलकुलेशन किया कि भाई हाँ आप मंथली मुझे 30-40 हज़ार रुपये कमा के दोगे, तो फिर वो उसके हिसाब से देखें कि भाई हाँ उनको जो प्रॉफिट हो रहा है ना वो 20% का प्रॉफिट हो रहा है। इतने ज़्यादा पैसे लगा के उनको 20% का प्रॉफिट होगा एनुअली। एनुअली चलो 20% तो ज़्यादा है हाँ। तो लेकिन जब वो इंटरेस्ट रेट के हिसाब से देखते हैं तो एनुअली उनको 12% का प्रॉफिट हो रहा है, 11% का प्रॉफिट हो रहा है, 10% का प्रॉफिट सर हो जी ये तो उनकी सोच है ना। अब अगर ऐसा ना हो फिर तो नुकसान ही नुकसान रहा है। है ना। नुकसान है हाँ। तो यही बात है ना कि जब आप डिसीजन लेते हो ना तो उसमें रिस्क भी आ जाता है, उसमें नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स भी आ जाते हैं, इकोनॉमिक फैक्टर भी आ जाते हैं। तो जब इसीलिए कहते हैं कि जो इंटरेस्ट रेट है ना उससे आपके जो डिसीजन का प्रॉफिट है ना वो काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए। उसका इसलिए होना चाहिए कि इंटरेस्ट रेट्स के हिसाब से या बैंक में इन्वेस्ट करने में आपका रिस्क बिल्कुल भी नहीं होता, उसमें आपकी सर ये अनसर्टेनिटी बिल्कुल जो नहीं। बैंक इन्वेस्टमेंट होती है वो तो फिर हराम होती है ना, जो बाद में कहते हैं कि मतलब कि इतने ज्यादा पैसे मिलेंगे ये वो। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो आपकी जो अभी हलाल हराम वाला कॉन्सेप्ट है ना वो इस कोर्स में आप ना लेके आओ, क्योंकि हम लोग अभी इन्वेस्ट नहीं कर रहे पैसे। आप समझ लो इसको, तो बाद में आप खुद ठीक डिसाइड है कर लेना कि हलाल है कि हराम। जब पैसे इन्वेस्ट करोगे ना तो बजाय इसके कि ठीक आप है लोगों की बातें सुन के डिसाइड करो कि ये हलाल है या हराम है, आप खुद समझ लो सब कुछ। और जब आपके ऊपर टाइम आएगा ना फिर आप खुद से डिसाइड कर लेना कि ये हलाल है कि हराम है। डिसीजन जो होता है ना, ये मैंने हाईलाइट भी कर दिया, ये इंसान को खुद लेना चाहिए अपने हिसाब से, अपनी नॉलेज की बेस पे। किसी दूसरे से डिसीजन जो होता है ना वो नहीं दिलवाना चाहिए कि आप ये कह दो कि भाई दूसरा मेरी जगह आगे डिसीजन ले ले ताकि मुझे नहीं, अब जो समझ आ दिल जाए। को अच्छा लगेगा वो ही करेगा। दिल को अच्छा लगने वाली बात यही है ना कि हम लोग मोस्टली जो आपकी जो लाइफ आपने गुजारी है ना अब तक, उसमें आप खुद से डिसीजन नहीं लेते रहे हो, आप दूसरे लोगों के डिसीजन पे चलते रहे हो। आप किसी से मशवरा बिल्कुल भी है। मांगते हो ना तो आप उससे ये कहते हो कि हमें फाइनल आउटपुट बता दो, बस ये ना बताओ कि कौन सा अच्छा कौन सा बुरा, आप बता दो कि मैं क्या करूं। तो जो मशवरा होता है ना, जो आपका हम्म इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू है, जो आप इस्लाम भी आपको सिखाता है, वो ये सिखाता है कि आप किसी को मशवरा दो तो आप उसको ये ना बताओ कि ये कर लो, आप उसको ये बताओ कि जो जो अल्टरनेटिव्स हैं उन अल्टरनेटिव्स की क्या क्या प्रोज है और क्या क्या कॉन्स है, कौन से अल्टरनेटिव में आपको फायदा हो रहा है और क्या क्या नुकसान हो रहा है, हर अल्टरनेटिव का उसको बता दो। एंड में वो डिसाइड खुद से करे कि भाई मैंने कौन से अल्टरनेटिव को चूज करना है। तो आप ये मेरी बात ये भी ध्यान में रख लो, अपने पल्ले से मान लो। फ्यूचर में भी आपसे कभी कोई डिसीजन मांगे आपकी लाइफ में, आपका दोस्त, आपका भाई या जो भी है, या कोई अननोन बंदा भी मांगे मोहल्ले वाला, तो आपने कभी उसको डिसाइड करके नहीं देना कि भाई ये कर लो। आपने उसको बताना है कि ये रिजल्ट उसका नहीं देना। आपने उसको ये नहीं बताना। जैसे आपसे कोई पूछेगा कि हाँ भाई रचना में चला जाऊँ कि मैं फैसलाबाद कैंपस में चला जाऊँ, तो आपने ये नहीं कहना हाँ रचना में चले जाओ। आपने बताना है कि रचना कॉलेज के ये प्रोज हैं, ये कौन सा है, फैसलाबाद कैंपस के ये प्रोज हैं, ये कौन सा है। डिसाइड वो बंदा खुद करे। ठीक है। ठीक है ना, ये सही सारे हो गया। लोग सुन लें, ये इस कोर्स से हटके बात है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। आप मुसलमानों की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो सबको पता होनी चाहिए। तो जो मशवरा देना होता है उसमें ये नहीं देना होता, मशवरा और फैसले में फ़र्क होता है। हम लोग फैसला सुना देते हैं, ये नहीं बताते कि भाई क्यों रचना हम्म आना है या क्यों फैसलाबाद जाना है। वो पूछता है रचना या फैसलाबाद, आप कहते हो रचना, डायरेक्ट स्ट्रेट अवे जाओ जी। ये नहीं बताना कि हम भाई कहते हैं कि अगर हम फंस गए हैं तो ये भी फंस जाए। वो तो चलो अलग बात है ना, ये तो आपकी बड़ी खराब किस्म की सोच है। लेकिन जब आप किसी को मशवरा देते हो तो उसको ये ना दिया करो कि भाई ये फैसला ले लो, आप उसको प्रोज एंड कॉन्स बताया करो। तो यहाँ पे भी हम लोग यही करते हैं। जब आप जॉब करोगे तो आप अपने बॉस को मशवरा नहीं दोगे, फैसला नहीं सुनाओगे, आप उसको हर अल्टरनेटिव के जो है प्रोज और कॉन्स बताओगे। फैसला आपके बॉस ने खुद करना है, डिसीजन आपके बॉस ने खुद लेना है। तो ये जो हराम हलाल का कॉन्सेप्ट है ना, कि आप किसी से सुन के कि भाई हलाल है या हराम है, जो बंदा आपको पसंद है अगर वो कह दे हराम है तो आप कहोगे हाँ जी हराम है। या जो बंदा आपको नहीं पसंद और वो कह दे जी के हलाल है तो आप कहोगे जी लो जी ये तो मुझे पसंद ही नहीं था, तो ये इसने हलाल कह दिया तो हो ही नहीं सकता हलाल। आप बजाय इसके कि उनकी बातें सुनो, आप खुद से डिसाइड कर लो कि इंटरेस्ट रेट ठीक है कि नहीं है। इसमें काफ़ी सारी वो हैं क्या कहते हैं मिसलीडिंग चीज़ें हैं। हो भी सकता है हलाल, नहीं भी हो सकता। ये आपके दिल पे डिपेंड करता है कि आपका दिल मानता है कि नहीं मानता। बहुत सारे लोग तो ये भी ओके कहते हैं ओके। कि इस्लामिक बैंकिंग जो है वो भी हराम है, इस्लामिक बैंकिंग भी हराम है। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये जो बैंकिंग है ये भी हलाल है। ठीक हो गया, चलो आगे चलते हैं। किसी को कोई ठीक सवाल है, तो पूछ। शुक्रिया। टाइम बहुत हो गया सर जी, पढ़ा लिया आपने। 45 पे आपकी क्लास खत्म होनी है और मैं 50 पे क्लास खत्म करूंगा, आपकी ब्रेक है उसके बाद। टाइम वाली बातें हैं ना आइंदा मेरे साथ कोई ना करे। मुझे नजर आ रहा है मेरा लैपटॉप ऑन है, मुझे कॉर्नर पे ये स्क्रीन पे नजर आ रहा है कि 11:37 हो गए हैं।
11:45 पे आपकी क्लास का टाइम खत्म होना है, 11:45 पे ही खत्म होगा और मे बी उससे आगे ही निकल जाए क्योंकि आपकी लंच ब्रेक है इसके बाद। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ है वो सेंसिटिविटी एनालिसिस। सिंस द एस्टिमेट्स ऑफ कैश फ्लो, अब सेंसिटिविटी एनालिसिस में नाम से आपको पता लग गया कि सेंसिटिविटी होती है, रिस्क इसमें इन्वॉल्व होता है। आपका फ्यूचर कभी भी सर्टन नहीं होता। हम लोग डिसीजन में क्या करते हैं, हम लोग असल में फ्यूचर को की प्रिडिक्शन दे रहे होते हैं कि फ्यूचर में क्या होगा। तो हम जो यहाँ पे आज काम कर रहे हैं, हम लोग कह रहे हैं कि फ्यूचर में इसकी जो आउटपुट होगी वो अच्छी होगी, इसलिए हम लोग आज ही काम कर रहे हैं। लेकिन फ्यूचर कभी भी सर्टन नहीं होता, कभी भी फिक्स नहीं होता। हमें नहीं पता होता कि यही होगा। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इन्वॉल्व होते हैं फ्यूचर में, जो हमें नज़र नहीं आ रहे होते। तो इसीलिए उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सेंसिटिविटी एनालिसिस करते हैं। ठीक है। अगर यहाँ नीचे आपको टेक्स्ट नज़र आ रहा हो तो इसमें लिखा हुआ है, इसमें स्टेट अवे लिखा हुआ है जी कि दे विल बी समवट डिफरेंट देन व्हाट इज एक्चुअली ऑब्जर्व्ड। तो जो हम लोग जो ऑब्जर्व करते हैं फ्यूचर को, असल में फ्यूचर उससे डिफरेंट ही होता है, समवट डिफरेंट होता है, कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है। अगर आपकी बहुत अच्छी कैलकुलेशन है तो थोड़ा बहुत डिफरेंट होगा, अगर बहुत गंदी कैलकुलेशन है तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होगा। ड्यू टू चेंजिंग सर्कमस्टांसेस एंड अनप्लान्ड इवेंट्स, तो सर्कमस्टांसेस भी चेंज हो जाते हैं और कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं जो हमने प्लान ही नहीं किए होते, जो हमें पता ही नहीं होते कि ये हो जाएंगे, जो आपको नज़र ही नहीं आ रहे होते, हम उनको एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे होते। तो in short, the variation between an amount or time estimated now and then observed in the future is caused by the stochastic nature of all economic events. Randomness आपको पता है नेचर का पार्ट है। इकोनॉमिक्स की टर्म्स में इसको स्टोकास्टिक इवेंट्स कहते हैं। स्टोकास्टिक इवेंट्स जो वो होते हैं जो रैंडम इवेंट्स होते हैं, जो किसी टाइम भी चेंज हो सकते हैं। जैसे आपकी स्टॉक्स हैं, स्टॉक्स में क्या है कि किसी भी टाइम स्टॉक किसी का ज़्यादा हो जाता है, किसी का स्टॉक कम हो जाता है। तो हम कभी भी ये प्रिडिक्शन नहीं दे सकते कि कौन सी कंपनी का स्टॉक जो है वो बढ़ता ही रहेगा, और ये किसी की प्रिडिक्शन नहीं दे सकते कि कौन सी कंपनी का स्टॉक है वो कम ही होता रहेगा। स्टॉक जो होते हैं वो बहुत अनप्रिडिक्टेबल होते हैं। किसी दिन किसी का स्टॉक हाई चला जाता है, किसी का स्टॉक लो चला जाता है। जो स्टोकास्टिक इवेंट्स होते हैं, वो इवेंट्स की वजह से हम लोगों का फ्यूचर जो है वो अनसर्टन होता है। फ्यूचर को हम लोग कभी भी सर्टेनिटी से प्रिडिक्शन नहीं दे सकते कि यही कुछ होना है। तो इस तरह के स्टोकास्टिक इवेंट्स के लिए हम लोग सेंसिटिविटी एनालिसिस करते हैं। सेंसिटिविटी एनालिसिस में हम लोग क्या करते हैं, जैसे आपने सबसे जो उसका कॉमन एग्जांपल है वो क्या होती है कि हम लोग प्लस माइनस की परसेंटेज लगा देते हैं कि भाई एग्जैक्टली ये नहीं होगा लेकिन इसकी प्लस या माइनस। जैसे आपके मार्क्स हैं, अगर कोई पूछे आपके एफएससी में फर्स्ट ईयर में कितने मार्क्स आएंगे, तो आपको नहीं पता कि एग्जैक्टली कितने मार्क्स आएंगे, तो आप उसको रेंज बता देते हो कि भाई मेरे जो मार्क्स है ना वो 450 से लेके 470 के दरमियान में आएंगे। तो ये आपकी एक रेंज जो होती है ना, ये आपकी एक सेंसिटिविटी एनालिसिस है इनडायरेक्टली, जिसमें आप लोग एक रेंज दे रहे हो, प्लस माइनस वाली रेंज दे रहे हो, जिसके आप बता रहे हो कि एग्जैक्टली मुझे नहीं पता कितने आएंगे क्योंकि अनसर्टेनिटी है फ्यूचर में, रैंडमनेस है। पेपर में रैंडमनेस क्या हो सकती है कि कोई सवाल आपको लग रहा हो कि अनप्लान्ड इवेंट आपका क्या है कि कोई सवाल आपको लग रहा हो कि आपने ठीक किया था, असल में वो गलत हो। और चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस क्या है कि कोई टीचर जो पेपर चेक करने आ रहा है आपका, वो कोई सड़ियल सा आ जाए जो नंबर खींच खींच के देता है। तो इनकी वजह से हम लोग कभी भी एग्जैक्टली नहीं बता सकते, आप कभी भी एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि आपके जो मार्क्स हैं वो एग्जैक्टली कितने आएंगे। तो फिर आप उसका सेंसिटिविटी एनालिसिस अपने दिमाग में करते हो और जिसने आपसे पूछा है उसको आप बताते हो जी मेरे मार्क्स जो है ना वो 450 से 470 के दरमियान में कहीं पे आएंगे। ये प्लस माइनस की जो रेंज है ना, ये आपकी सेंसिटिविटी एनालिसिस की एक सबसे छोटी सी एग्जांपल है। हम एग्जांपल ले लेते हैं। एन इंजीनियर इज परफॉर्मिंग एन एनालिसिस ऑफ वारंटी cost for drivetrain repairs within the first year of ownership of luxury cars purchased in the United States. ये एक एग्जांपल की स्टेटमेंट लिखी हुई है, इसका सोल्यूशन जो है वो सोल्यूशन इसका कोई नहीं है। ये इसकी हम लोग इसको क्वालिटेटिवली देखेंगे कि इसके क्या रिजल्ट होना चाहिए। तो एक इंजीनियर ने क्या करना है, उसने एक एनालिसिस परफॉर्म करना है वारंटी कॉस्ट का फॉर ड्राइव ट्रेन रिपेयर्स। ड्राइव ट्रेन एक पार्ट होता है गाड़ी का, आपको पता होगा। विद इन द 5 years of ownership of luxury cars purchased in the United States। तो लग्जरी कार्स हैं कुछ जो यूनाइटेड स्टेट्स में बिक रही हैं, उसकी वारंटी दी हुई है कंपनी ने उसकी ड्राइव ट्रेन की रिपेयर मेंटेनेंस की। तो जो इंजीनियर ने क्या करना है, उसने एक एनालिसिस परफॉर्म करना है कि पहले 5 years की ऑनरशिप में लग्जरी कार जो लोगों ने खरीदी हैं उसकी ड्राइव ट्रेन की रिपेयर के ऊपर कितनी कॉस्ट आ रही है। तो जो वारंटी क्लेम लोग करवा रहे हैं वो कितनी कॉस्ट लगती है अल्टीमेटली पहले 5 साल में एक गाड़ी की ड्राइव ट्रेन की रिपेयर एंड मेंटेनेंस में। ठीक है, ये एनालिसिस करना है उसने। ही फाउंड द एवरेज कॉस्ट टू द नियरेस्ट डॉलर टू बी $560 पर रिपेयर फ्रॉम डेटा टेकन ओवर अ 5 year पीरियड। तो उसने क्या किया, उसने 5 साल का डेटा लिया 2006 से 2010 तक का, हर साल में उसने एवरेज कॉस्ट निकाली 525 आई 2006 में पर ड्राइव ट्रेन की रिपेयर की।
2007 में 430 एंड सो ऑन, फिर उसने इन पांचों का एवरेज ले लिया जो कि $570 आ गया। ठीक है, तो इसको दोबारा से एक हल्का सा रिपीट कर देता हूँ कि एक इंजीनियर ने एनालिसिस परफॉर्म करना है, वारंटी कॉस्ट जो लोग क्लेम कर रहे हैं, उनकी ड्राइव ट्रेन ख़राब हो रही है पहले 5 साल की ऑनरशिप में, तो उसकी वो वारंटी क्लेम कर रहे हैं और उसकी जो कॉस्ट आ रही है ड्राइव ट्रेन को रिपेयर करने की, वो 2006 में पर रिपेयर $525 आई, 2007 में पर रिपेयर $430 आई एंड सो ऑन। तो इंजीनियर ने क्या किया, उस इंजीनियर ने इन 5 साल की जो एवरेज हम लोगों ने निकाली थी, उन 5 साल की भी एवरेज निकाल ली है 570, मतलब इन सारों को ऐड करके 5 पे डिवाइड कर दिया, $570 उसने निकाल ली। What range of repair cost should the engineer use to ensure that the analysis is sensitive to changing warranty cost? तो उसने उसको कौन सी रेंज प्रिडिक्ट करनी चाहिए ये इंश्योर करने के लिए इस सेंसिटिव टू चेंजिंग वारंटी कॉस्ट के जो उसकी जो प्रिडिक्शन है वो उसी रेंज के दरमियान में है। उसने एवरेज निकाल लिया $570। अब जो रेंज है ना सेंसिटिविटी कॉस्ट की, वो उसकी एक्सपीरियंस पे डिपेंड करती है या डेटा पे डिपेंड करती है। अगर आप देखो तो 525, 430, 619, तो ये बहुत बड़े बड़े जंप्स आ रहे हैं। 525, 430, 619, तो 525 से ऑलमोस्ट 100 का ड्रॉप आया, फिर ऑलमोस्ट 180 का जंप आया, उसके बाद थोड़ा बहुत समहाउ स्टेबल हो गया, ये इसी के राउंड रह रहा है। ठीक है, तो अगर मैं इन सारे डाटा को देखूंगा पांचों के पांचों साल का, तो मुझे जो उसकी कर्व बनेगी वो काफ़ी यूं करके बनेगी, यूं करके बनेगी कर्व कि पहले वैल्यू हाई थी, फिर लो होगी, फिर हाई होगी, फिर लो होगी, फिर हाई, यूं करके डिफरेंस था आपस में। 525 और 430 का डिफरेंस ज़्यादा है तो काफ़ी बड़ी वैल्यू है। फिर एक और ज़्यादा बड़ा जंप आया, फिर उसके बाद जो डिफरेंस है वो कम होना शुरू हो गया, तो जो कर्व है वो फ्लैट हो रही है। लेकिन अगर मैं सारे को एवरेज लेता हूँ तो ऑलमोस्ट मेरा जो प्लस माइनस बनेगा वो 20% तक का बनता है, क्योंकि ये जो शुरू के जंप्स है ना, ये जंप्स काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल हैं, तो इनको भी जब मैं इन्वॉल्व करूँगा ओवरऑल में, इनकी एवरेज निकालूंगा डिफरेंसेस की, तो वो 20-25% तक बन जाती है। तो जो पहली उसकी प्रिडिक्शन हो सकती है वो ये हो सकती है कि $570 प्लस माइनस 20%। 570 का 20% कितना होता है? 500 का 20% हो जाएगा 100, तो प्लस माइनस $100, 570 प्लस माइनस $100 भी उसने एस्टिमेट दिया। तो ये पहली प्रेडिक्शन है जो हमें डाटा को देख के लग रही है। लेकिन अब यहाँ पे हम लोग क्योंकि इसको क्वालिटेटिवली देख रहे हैं चीज़ों को, तो हम लोग देखेंगे कि 2008 से लेकर 10 तक ये जो 3 नंबर्स हैं, इनकी डिफरेंस बहुत कम हो गया। तो अगर मैं पहले 2 सालों को इग्नोर कर देता हूँ और अपनी कर्व को यहाँ से लेना स्टार्ट करता हूँ, तो फिर मुझे पता लगता है कि जो डिफरेंस है ये काफ़ी कम हो गया है। तो ये जो मैंने 20% का एस्टिमेट लगाया था वो ड्रॉप होके 5% पे आ जाता है, क्योंकि ये वेरिएशन बहुत कम हो गई है। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम इसमें ये होती है कि अब अगर मैं चूंकि पहले 2 सालों का डाटा एलिमिनेट कर रहा हूँ, तो इन तीनों की एवरेज जो है वो अब 570 तो नहीं रहेगी, इसकी एवरेज जो है वो 630 समथिंग बन जाती है। ठीक है, तो जब मैंने पहले 2 साल ड्रॉप किया, उससे मेरे जो कैलकुलेशन में फ़र्क आया वो ये आया है कि जो अब मेरी एवरेज है, एवरेज जो है वो मेरी 670 बन गई है, एवरेज जो है वो 630 बन गई है। लेकिन अब क्या हुआ है कि जो मेरी वेरिएशन है, जो सेंसिटिविटी एनालिसिस के बाद मैंने निकाली है, वो वेरिएशन मेरी 5 प्लस माइनस 5% पे आ गई। प्लस माइनस भी इसके नीचे चलो सपोज लगा हुआ, प्लस माइनस 5%। तो जो उसका नेक्स्ट एस्टिमेट है वो क्या होगा कि 630 प्लस माइनस 630 का 5% कितना होता है? 12 या 10 हम 15 कर लेते हैं। 630 प्लस माइनस $15। तो इसमें दोनों एनालिसिस में फ़र्क क्या है कि पहला जो था हमारा एस्टिमेट, यहाँ पे लिख लेते हैं, एवरेज हमारी है जी 570 और वेरिएशन है $100, 20% प्लस माइनस 20%। तो पहले जो हमारी एनालिसिस था, जो हमने एनालिसिस किया, उसमें हमारी ओवरऑल एवरेज जो है वो कम आ रही है, लेकिन वेरिएशन बहुत ज़्यादा है, अनसर्टेनिटी इसमें बहुत ज़्यादा है, कॉस्ट जो है वो काफ़ी फ्लक्चुएट कर रही है। 570 प्लस 100 करें तो 670 तक जा रही है, और माइनस 100 करें तो 470 से लेके 670 तक, ये बहुत बड़ा इंटरवल है। लेकिन यहाँ पे देखें तो इंटरवल बहुत श्रिंक हो जाता है, लेकिन एवरेज कॉस्ट इसकी ज़्यादा है। तो दोनों एनालिसिस के कुछ प्रोज है, कुछ कॉन्स हैं। तो इसका प्रो क्या है कि इसकी एवरेज कम है लेकिन इसमें फ्लक्चुएशन ज़्यादा है। इसका प्रो क्या है कि इसकी एवरेज ज़्यादा है, सॉरी इसकी वेरिएशन ज़्यादा कम है, लेकिन इसका कौन क्या है, ये ड्रॉबैक क्या है कि इसकी एवरेज की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है। इसका एक और ड्रॉबैक भी है कि हमने डेटा को श्रिंक कर दिया है। तो कम डेटा का मतलब यह है कि बुरा एनालिसिस, ज़्यादा डेटा का मतलब ज़्यादा अच्छा एनालिसिस।
जितना डेटा ऐड होता रहता है उतना एनालिसिस उसका उतना बेहतर होता रहता है। तो ये दोनों एनालिसिस एक हिसाब से ठीक है, लेकिन इसमें फ़र्क क्या है जी कि प्रॉब्लम इसमें क्या है कि इसमें के कुछ अपने फ़ायदे हैं, इसके कुछ अपने फ़ायदे हैं, इसके कुछ अपने नुकसान हैं, इसके कुछ अपने नुकसान हैं। तो ये क्वालिटेटिव एनालिसिस जब आप करते हो तो उसमें इस तरह के रिजल्ट आते हैं। तो अभी यहाँ पे आपको डिसीजन लेना है दोनों में से। अब मैंने आपको ये नहीं बताया कि कौन सा बेहतर है, कौन सा डिसीजन आप ले लो, कोई फिक्स बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन, दो अल्टरनेटिव्स आ गए हैं, दोनों के फ़ायदे नुकसान आपको पता लग गए हैं। अब एज अ मैनेजर या एज अ इंजीनियर आपने डिसाइड करना है कि इन दोनों में से कौन सा डिसीजन बेहतर है। तो जो डिसीजन होते हैं वो लेना बड़ा बड़ा क्रिटिकल मामला होता है, बहुत मुश्किल होता है डिसीजन लेना। तो इन दोनों को डिसाइड करना ये इंजीनियर ने करना है। अब उसने खुद डिसाइड करना है कि कौन से फैक्टर्स जो हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एवरेज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या वेरिएशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो उस हिसाब से डिसाइड करेगा कि इन दोनों में से कौन सा डिसीजन उसने अडॉप्ट करना है अल्टीमेटली। समझ आ गई? डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इतना ईजी नहीं होता। इस एग्जाम्पल से आपको पता लग गया होगा। आपके पास दोनों वेरिएशन जो आती है, दोनों अल्टरनेटिव जो आते हैं, दोनों ही बेहतर होते हैं। ये नहीं होता कि एक बेहतर है एक बुरा है। उसके बाद ये कुछ टर्म्स हैं, ये हम लोगों ने पढ़नी है आगे जाके। प्रेजेंट वर्थ, फ्यूचर वर्थ, नाम से ही पता लग गया होगा आपको कि जो आपके पैसे हैं या जो आपने इन्वेस्टमेंट किया उसकी प्रेजेंट वर्थ क्या होगी, फ्यूचर में उसकी वर्थ क्या होगी, आने वाले टाइम में टाइम वैल्यू ऑफ मनी की वजह से उसकी वर्थ ड्रॉप होगी तो उसकी क्या वर्थ कितनी ड्रॉप होगी। एनुअल वर्थ क्या होगी कि हर साल उसकी कितनी वर्थ बढ़ेगी या कम होगी। रेट ऑफ रिटर्न, नाम से पता लग रहा है कि कितना रिटर्न आपको मिलेगा, किस रेट पे मिलेगा, कितने % आपको पैसे वापस मिलेंगे। बेनिफिट कॉस्ट, कैपिटलाइज कॉस्ट, बेनिफिट कॉस्ट, ये चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। पे बैक पीरियड, कितने अर्से में आपके पैसे वापस हो रहे हैं, एंड सो ऑन। चलें इतना बहुत है, बाकी बाद में पढ़ेंगे। टाइम आपका। सर इसमें हाँ जी। सर इसमें जो आपने लास्ट एग्जांपल कराई है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव के मेजर्स पे, सर हाँ, इस पे अगर डिसीजन मेकिंग हो तो मोस्ट इंपोर्टेंट कौन सा होगा, एवरेज या वेरिएशन? यही तो मैं आपको कह रहा हूँ कि ये जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है ना, वो जो डिसीजन ले रहा है उसको पता है कि कौन सा उसकी कंपनी के लिए कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है। उसके लिए एवरेज इंपॉर्टेंट है या वेरिएशन इंपॉर्टेंट है। तो अब वो उसकी बेस पे अल्टीमेट, क्योंकि दोनों जो हम लोगों ने दोनों जो अल्टरनेटिव्स निकाले थे ना, दोनों यस बेहतर सर। भी हैं और बुरे भी हैं। इक्वली बेहतर हैं, इक्वली बुरे हैं। तो अब उसने जो डिसाइड करना है ना, वो उसने अपनी कंपनी की हालात के हिसाब से डिसाइड करना है कि कंपनी कहाँ कौन सी चीज़ अफोर्ड कर सकती है, कौन सी कौन सी चीज़। कंपनी सूट करती है? अब ये आपको मुझे क्या पता, हर कंपनी का अपना नहीं होता है। अगर किसी नहीं, कोई यानी कि उसकी अगर कंपनी कोई अमीर सी है ना, जैसे BMW या ऑडी वगैरह होगी, जिनकी गाड़ियां कम है, उनके पास पैसे ज्यादा हैं, तो फिर वो ज्यादा एवरेज वाले को ऑप्ट करेंगे, वेरिएशन जिसमें कम हो। क्योंकि उनके पास पैसे ज्यादा है, उनको पैसे एलोकेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो हर साल के लिए, सपोज वो 100 गाड़ियां बेच रहे हैं ना, तो हर साल के लिए एवरेज जितनी कॉस्ट उन्होंने लगाई है ना, उतने पैसे एलोकेट कर देंगे शुरू में ही, साल से पहले। लेकिन जो गरीब कंपनी होगी, जिसके पास पैसे कम होंगे, उन्होंने एलोकेशन करनी है पूरे साल के लिए, तो वो क्या करेंगे, वो कम वाली एवरेज को ऑप्ट करेंगे, क्योंकि उनको कम पैसे एलोकेट करने पड़ेंगे उस केस में, लेकिन रिस्क उनका ज्यादा हो जाएगा। समझ आई? तो ये जो डिसीजन होता है ना, ये इतना आसान नहीं होता, इसमें आपने हर फैक्टर को इंक्लूड करना होता है। तो अगर मैं गरीब कंपनी का मालिक हूं ना, तो मैं ये देखूंगा कि मेरे पैसे कहाँ, कम पैसे, कैश फ्लो कहाँ पे कम हो रहा है, कम एवरेज पे कैश फ्लो कम है ऑब्वियसली, तो मैं कम एवरेज को अडॉप्ट कर लेता हूँ। वेरिएशन ज़्यादा है तो मैं उसको रिस्क फैक्टर में डाल देता हूँ कि रिस्क है, देखेंगे अगर हो गया तो ठीक है। अगर मैं ज़्यादा एवरेज पे जाता हूँ तो उसमें रिस्क बहुत कम है, वेरिएशन बहुत कम है, लेकिन उसमें यह है कि पैसे मेरे ज़्यादा लग जाएंगे। ये वही बात है कि 10 लाख रुपए और 12 लाख रुपए वाली एग्जांपल है कि आप 10 लाख रुपए एक साथ दे सकते हो या 12 लाख रुपए किस्तों में देना चाहते हो। तो अगर मेरे पास एक साथ पैसे हैं तो मैं 10 लाख रुपए फौरन दे दूंगा, लेकिन अगर मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं 12 लाख रुपए दूंगा किस्तों किस्तों करके। ठीक है भाई, और कोई क्वेश्चन हो किसी को? सर उस वो जो आपने एग्जांपल दी थी उसमें ये भी तो वो गेस भी तो कर सकते हैं कि मतलब कि जिस तरह पार्ट्स जो फॉर एग्जांपल गाड़ियों के पार्ट्स हैं उसकी उनकी क्या वैल्यू जा रही है अभी और इन फ्यूचर उस लिहाज से क्या वैल्यू होगी। वो ये देखो ना, ये जो आप फैक्टर ला रहे हो ना, अभी जो एग्जांपल हमने पढ़ी थी ना, उसमें ये फैक्टर हमने इंक्लूड नहीं किया, लेकिन ये जब असल में डिसीजन लेंगे ना ये वो लोग, तो ये फैक्टर भी इंक्लूड करेंगे। जो गाड़ियों के पार्ट्स की वर्थ जो बढ़ रही है ना टाइम के साथ साथ, पाकिस्तान में जैसे बढ़ती रहती है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी बहुत ज्यादा है पाकिस्तान में, कम है सॉरी। तो जो पार्ट आपको आज 100 रुपए का मिल जाना, कल 1 साल बाद आपको 120 रुपए का मिलता है। तो ये चीजें आप इंक्लूड करते हो। अभी स्टेटमेंट जो हमने पढ़ी थी ना एग्जांपल की, ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट हमें बहुत सिंप्लीफाइड दी है। हम पूरा एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ इस डेटा पे, जो 5 सालों का डेटा है, इसकी बेस पे हम लोग डिसाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। टाइम के साथ साथ हम लोग फैक्टर भी बढ़ाते रहेंगे,
टाइम के साथ अगर आप देखोगे जब नए सवाल आएंगे ना आगे इस बुक में, तो वो सवाल ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है क्योंकि उसमें फैक्टर्स इंक्लूड होते जा रहे हैं। तो आपको पता है कि अब मुझे उसका नाम नहीं पता, आइंस्टाइन था कि कौन था, उसने कहा था कि आप जो भी डिसीजन लेते हो ना अपनी ज़िंदगी में, कोई सा भी डिसीजन हो, उसको आप 100% सर्टेनिटी के साथ भी ले सकते हो। उसमें करना सिर्फ यह है कि आपने सारे फैक्टर इंक्लूड करने हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब हम सारे फैक्टर इंक्लूड कर लेते हैं ना तो कैलकुलेशन इम्पॉसिबल हो जाती है। तो आप जो भी डिसीजन ले रहे हो ना अपनी लाइफ में, उसमें रिस्क का फैक्टर हमेशा रहता है। और रिस्क क्यों रहता है? क्योंकि हम लोग कोई ना कोई चीज़ मिस करते हैं अपनी कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए। तो अगर आपने वही मैस वाली एग्जांपल है कि आपने बाहर से खाना खाना है, मैस से खाना खाना है, आप उसको 100% उसको ना एक्यूरेटली डिसाइड कर सकते हो, लेकिन उसमें आपके 2 दिन लगेंगे डिसाइड करने में। खाना आपने 15 मिनट बाद खाना है, तो आप लोग काफ़ी सारी चीज़ें ना रिस्क पे छोड़ के कहते हो कि चलो ये रिस्क पे हमने रख दी है, अनसर्टेनिटी पे रख दी है, तो हम लोग बाहर चले जाते हैं या मैस से खाना खा लेते हैं। तो आप 100% भी डिसीजन एक्यूरेटली ले सकते हो, लेकिन फैक्टर इंक्लूड कर लो। अब यहाँ पे हमने वो फैक्टर इंक्लूड नहीं किए, कैलकुलेशन कितनी आसान थी, 2 मिनट में होगी ना। अगर मैं पार्ट्स को भी ले आऊंगा तो मेरी कैलकुलेशन 2 घंटे में होगी, फिर मैं और चीजें ले आऊंगा तो फिर 2 घंटे ऐड कर लो, करी जाओ करी जाओ करी जाओ, तो ये कैलकुलेशन करते करते साल लग जाएगा। ठीक है। यस सर। तो सर वो दूसरी कैलकुलेशन भी सेंसिटिविटी एनालिसिस में ही इंक्लूड होगी, उसी की टाइप आएगी? उसको इंक्लूड करेंगे ना तो आपकी जो रेंज है ना वो छोटी होती, श्रिंक होती रहेगी। 20% की रेंज है ना वो 18 पे आ जाएगी, और चीज ऐड करोगे तो वो 16 पे आ जाएगी आपकी ना। अल्टीमेटली वो श्रिंक हो के ना खत्म हो जाएगी। लेकिन फिर प्रॉब्लम क्या है, जो लोग एनालिसिस कर रहे हैं उनकी भी तो कॉस्ट आ रही है। मैंने आपको बताया ना एनालिसिस करने की भी कॉस्ट होती है। अब एक बंदा बैठ के एनालिसिस करने लग जाए या 2 बंदे बैठ के, और वो इसका एनालिसिस करें, इंटरवल को यस श्रिंक सर। करने में वो सपोज 2 महीने लगा दें, तो उनकी 2 महीने की जो सॉफ्टवेयर की जो परचेजिंग है और जो उनकी ऑफिस स्पेस का जो किराया है और उनकी अपनी जो सैलरी जा रही है, वो भी तो पैसे लगे हैं ना, वो भी तो कंपनी नहीं पे करने अल्टीमेटली। तो ये चीजें बहुत कॉम्प्लेक्स हैं, इतनी सिंपल नहीं है। हम उसको सिंपल बनाते हैं खुद के लिए, लेकिन सिंपल बनाने से क्या होता है कि सर्टेन अनसर्टेनिटी आ जाती है। जितना आप सिंपल करोगे उतनी अनसर्टेनिटी होती रहेगी, जितना उसको कॉम्प्लेक्स करते रहोगे उतनी अनसर्टेनिटी कम होती रहेगी। ठीक है भाई, और सवाल? ये चीजें इंटरेस्टिंग बहुत ज्यादा हैं, मैं आपको पहले बता दूं। अगर आप पढ़ोगे तो, अगर आप मिस करोगे ना लेक्चर दरमियान में, तो फिर अगली चीजें आपको समझ नहीं आएंगी। तो हर चीज जो है ना, ये जो लिस्ट पूरी है, इस लिस्ट में कोई सी भी किसी दिन हमने सपोज ये 2 चीजें पढ़ी हैं और आपने वो मिस कर दी हैं, तो अगली चीजों में ये दोनों चीजें इन्वॉल्व होनी है। तो अगर आपको ये 2 चीजें नहीं आती तो आपको अगला कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो आपने साथ साथ सुनना है जो जो मैं यहाँ पे बातें करूंगा, ताकि आपको समझ आता रहे। मुश्किल कोई चीज नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्व करना मुश्किल होता है, इनको समझना बहुत आसान है, इनको सॉल्व करना मुश्किल होता है बस थोड़ा बहुत। तो समझ आपको आ जाएगी, सॉल्व करना फिर आपकी अपनी उसके ऊपर है कि कितनी विल है आपकी सॉल्व करने की। चलें ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में आपकी अटेंडेंस भी होगी, तो जो 17 लोग आए हैं वो अगले 17 को बता दें कि अटेंडेंस होगी। अटेंडेंस अगर शॉर्ट हुई तो फिर एग्जाम आपको अलाउ नहीं होता, ये आप लोगों को पता है ऑलरेडी। चलें, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।